हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईवी लीगल। हम सेक्शन 25 और सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को हमारी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि एडमिशन बिफोर पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन नॉट नॉट बीइंग अ मजिस्ट्रेट अगर होता है, कोई भी कन्फेशन अगर वहां पर इन लोगों के सामने दिया जाता है, दैट कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। अब बात आती है सेक्शन 27 की। 27 बताता है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो ये ये सेक्शन इज अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 एंड 26। कैसे कि सेक्शन 25 एंड 26 इज बेसिकली इम्पोजिंग अ कंप्लीट बैन ऑन व्हाट, ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन। कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, देन दैट कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल। ये एक कंप्लीट बार है ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑन द कन्फेशन, ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन एज पर सेक्शन 25 एंड 26। बट 27 इसका एक्सेप्शन समझ लो आप इसको, कि सेक्शन 27 ये बोलता है कि if in this case the ban of section 25 and 26 is lifted if if certain information is provided by the accused and on the basis of that information certain facts are discovered, then that information would be relevant and would be admissible and can be proved against the accused. तो only basically section 27 बताता है कि confession का कुछ part admissible हो सकता है। सेक्शन 25 और 26 कंप्लीटली बैन कर देते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। बट सेक्शन 27 बताता है कि कन्फेशन जो स्टेटमेंट दिया उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, उसमें से कुछ पार्ट विल बी एडमिसिबल एंड विल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है विच कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज इज कवर्ड अंडर सेक्शन 27। अब एक बहुत बेसिक एग्जांपल से अपन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स के थ्रू ले जाऊंगा कि क्या सेक्शन बोलता है। तो एग्जांपल ये है कि सपोज अगर इफ ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है, सपोज मैं ही अक्यूज्ड हूँ मर्डर कि मैंने किसी का एक्स का मर्डर किया है, ठीक है। तो अब मैंने अगर एक्स का मर्डर किया और मैं पुलिस ऑफिसर के सामने इन पुलिस कस्टडी मैं ये बोलता हूँ कि मैंने एक्स को मारा है एंड मैंने एक्स को चाकू से मारा है और वो चाकू मैंने मेरे घर की टेरेस पे छुपा के रखा है। तो नाउ अब आप इस स्टेटमेंट को एक जैसा मत पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट ये एक नहीं है, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। कैसे कि मैंने एक्स को चाकू से मारा, एक सेंटेंस ये है, और वो चाकू मैंने घर की टेरेस पे छुपा के रखा है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो अब यहां पर जो पहला सेंटेंस है कि मैंने एक्स को चाकू से मारा वाज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल बिकॉज इट इज हिट बाय सेक्शन 25 एंड 26 बिकॉज इट इज मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है, दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। बट वो चाकू मैंने टेरेस पे छुपा के रखा इज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू पुलिस ऑफिसर, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर पुलिस ऑफिसर जाके और देख लेता है और वो डिस्कवर कर लेता है कि हाँ देयर इज अ नाइफ ऑन द टेरेस, देन दैट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड एंड दैट इंफॉर्मेशन इज एडमिसिबल। तो ये सेक्शन यही बताता है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड इज रेलेवेंट। तो दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड इज रेलेवेंट बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया अपन ने, कन्फेशनल स्टेटमेंट अलग और जो दूसरा स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑन द सो एज टू एनेबल द पुलिस ऑफिसर्स टू डिस्कवर द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज रेलेवेंट एंड दैट इज एडमिसिबल। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो अब आप सेक्शन बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स आर एज फॉलोज कि जैसे पर्सन मस्ट बी एन अक्यूज, पर्सन इज एन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, वो किसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है, ठीक है, उस पर इल्जाम लगा हुआ है किसी ऑफेंस का। सेकंड इज ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस, मतलब वो इन पुलिस कस्टडी होना चाहिए। पुलिस कस्टडी क्या, ये हमने हमारी सेक्शन 20 पुलिस कस्टडी क्या होता है ये हमने सेक्शन 26 में डिस्कवर किया, मैं एक्सप्लेन किया है। आप हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन 26 से रिलेटेड जो है उसको विजिट कर सकते हैं, उसमें हमने पुलिस कस्टडी इलेबोरेट करके समझाया है। तो अब ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस। फिर आता है थर्ड इंग्रेडिएंट कि सम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफेंस मस्ट बी गिवन बाय द अक्यूज। अक्यूज उस घटना से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको, टू द पुलिस ऑफिसर। नाउ अब उसके बाद फोर्थ इंग्रेडिएंट है कि सम फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस टू सच इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन उसने दी, किसने, अक्यूज ने, और उस इंफॉर्मेशन की कॉन्सिक्वेंस से, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स डिस्कवर किए, किसने, पुलिस ऑफिसर ने। नाउ only so much of information that directly relates to the fact discovered are relevant and admissible, ठीक है। तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होगी जिसके बेसिस पे फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं। डायरेक्टली वो जो फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी अगर वो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं तो ओनली दैट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से लिंक करते हैं जो हमने अभी समझा कि जो इंफॉर्मेशन मैंने दी कि मैंने चाकू टेरेस पे छुपा के रखा था,
दैट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर डिस्कवरी करता है फैक्ट्स की और जाके ढूंढता है और उसको वहां पे मिल जाता है नाइफ। तो नाउ दिस इंफॉर्मेशन की चाकू टेरेस पे छुपा के रखा है और पुलिस ऑफिसर का डिस्कवरी ऑफ फैक्ट आर डायरेक्टली लिंक्ड, आर बेसिकली देयर इज अ दे आर डिस्टिंक्टली कनेक्टेड। सो दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है ऑन द बिटवीन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। So that's how that information becomes relevant. So these are the main ingredients of this section. अब हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं इसी सेक्शन में, जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था, वही वापस से स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट होगा जो रेलेवेंट होगा इस सेक्शन के अंदर, कौन सा स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट माना जाएगा जो रेलेवेंट नहीं होगा। तो वो इस केस में क्या हुआ कि इन दिस केस अक्यूज स्टेटेड दैट आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ 3 केमिकल ड्रम्स which I took from the Haji Bandar on 1st August। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट में ब्रेक किया कि पहला कि I will tell the place of deposit of chemical drums, ये हो गया इंफॉर्मेशनल स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है so as to discover the facts, तो ये एडमिसिबल होगा। बट दूसरा स्टेटमेंट जहां पर उसने ये बोला कि which I took chemical drums which I took from the Haji Bandar on 1st August, तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गया। सो दिस इज नॉट एडमिसिबल, बट वो इंफॉर्मेशनल स्टेटमेंट इज रेलेवेंट एंड एडमिसिबल बिकॉज उसके बेसिस पे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो सकती है, उसके बेसिस पे पुलिस ऑफिसर जाके डिस्कवर कर सकते हैं कि हाँ वेदर केमिकल ड्रम्स वर फाउंड ऑन द सेम प्लेस और नॉट। सो दिस वाज मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 27 और आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिंक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस सेक्शन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग से भी। वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय में क्या हुआ कि इन दिस केस द अक्यूज वाज चार्ज फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302, ठीक है, ऑफ आईपीसी। तो अब ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को कन्विक्ट किया, बट हाई कोर्ट में जब अपील फाइल हुई तो हाई कोर्ट में सेक्शन 27 हाई कोर्ट में ये आर्ग्यू किया गया कि सेक्शन 27 क्रिएट्स एन अनजस्टिफिएबल इनडिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पर्सन इन कस्टडी एंड पर्सन आउट ऑफ कस्टडी। इन दोनों के बीच में एक अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो रहा था कि बिकॉज इफ द स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन बिफोर ही इज इन कस्टडी दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो इन्फॉर्मेशनल स्टेटमेंट जो पर्सन दे रहा है अगर वो कस्टडी में नहीं है then that would not be admissible. So that's how it is creating a discrimination between person in custody and person out of custody. ठीक है, तो and that's why it is offending Article 14 of Constitution and hence this section should not be and hence the High Court ordered that since it is offending Article 14 it is creating unjustifiable discrimination, hence the accused was acquitted in the by the High Court. अब High Court के थ्रू acquit हो गया बट वापस से अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट पे। नाउ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड किया और ये हेल्ड किया कि अक्यूज विल बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 एंड स्टेटेड दैट देयर इज नो अनजस्टिफिएबल डिस्क्रिमिनेशन and the section does not offend Article 14 because there is a reasonable classification and intelligible differentia, because there is reasonable classification between the person in custody and person out of custody. एक जो पर्सन इन कस्टडी होते हैं उनके पास एक थ्रेट होता है, उनके पास उनके पास एक डर होता है जिस डर के बेसिस पर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो दैट वाज कंसिडर्ड एज मोर एडमिसिबल एज कंपेयर टू द पर्सन आउट ऑफ कस्टडी, क्योंकि उनको कस्टडी में नहीं लिया गया है तो उनके अंदर कोई थ्रेट नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो दे माइट गिव अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो दैट्स हाउ देयर इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड देयर इज अ नेक्सस बिटवीन दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, क्योंकि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज सबसर्विंग द ऑब्जेक्ट इज सर्विंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ensuring fair investigation by the police officers and fair confessional statement, fair information provided by the accused. तो वो reasonable classification is ये ensure कर रहा है कि there is fair information provided by the accused when he is in police custody, because there is a threat when an accused is under police custody and that is considered more reliable, relevant and admissible. Hence this section 27 does not offend Article 14 and accused was convicted for murder. अब इस सेक्शन में एक और चीज एडिशनली हेल्ड हुई थी इस केस में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय में ये भी हेल्ड हुआ कि बिफोर दिस केस द सिचुएशन वाज कि सेक्शन 27 को अप्लाई करने के लिए इट वाज नेसेसरी दैट द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रेलेवेंट हो रही है, तो जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है ही मस्ट बी एन अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट बी इन पुलिस कस्टडी। दिस वाज द कंडीशन बिफोर दिस केस कि वो अक्यूज्ड है और वो पुलिस कस्टडी में है।
तो ही उसकी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट मानी जाएगी। बट इस केस के बाद ये हेल्ड हुआ कि only necessary factor for application of section 27 is that person giving information must be in police custody. पर्सन अगर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, तो whether he is accused or he is not an accused is irrelevant. The only necessary factor for admitting the information given by the person is that he must be in police custody. Be it whether he is an accused or he is not an accused is not a mandatory condition, and only necessary factor is that he must be in police custody. Then the information provided by him would be relevant if there is certain discovery of facts found on the basis of in consequence of such information. This was about section 27 and article 14 of constitution, where we discussed an important case of state of UP versus Deomen Upadhyay. Now अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 27 एंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के लिंक के बारे में। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके, कि कोई भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट गवाह बने, ठीक है। तो अब अपने कि वो मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो बोले कि तुमने गुनाह किया है और वो उसका वही स्टेटमेंट उसी के अगेंस्ट आप ले रहे हो और उसको कन्विक्ट कर रहे हो। सो नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड accused of an offence shall be compelled to become a witness against himself. This was article 20 clause 3. अब स्कोप ऑफ सेक्शन 27 का यहाँ पर ये लिंक है कि जो स्कोप है ना सेक्शन 27 का, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। कैसे कि कोई भी discovery which follows a confession which was brought by accused by way of compelling him, then that cannot be used against him. अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टेटमेंट अक्यूज से उसको कंपेल करके उसको फोर्स करके फोर्सफुली उससे अगर निकलवा रहे हैं, फोर्सफुली अगर आप उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, then that would not be admissible because it is hit by article 20 clause 3 that no person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself. तो इसीलिए आप जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है under section 27 by the accused shall come voluntarily and freely. It shall not be compelled by the police officer or else it will not be admissible. तो इसीलिए section 27 का scope restrict हो जाता है because of article 20 clause 3 that no person shall be compelled to be witness against himself. So this was section 27. This is a very important section. ये examination point of view से भी important है, especially the case of state of UP versus Deomen Upadhyay. यहाँ पर article 14 का link है and which talked about unjustifiable discrimination. So that is very important. Apart from that, एक basic understanding जो example मैंने आपको बताया था वो knife का और confessional statement का separation. This section is basically an exception to 25 and 26. कैसे कि उन्होंने वो statement को ही different दो पार्ट में बांट दिया और उसको informational statement को admissible कर लिया और confessional statement को not admissible because it is hit by article 20 by section 25 and 26. That was all about section 27. हम अगली वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। Till the time, bye bye, take care.